हेलो। तो आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में देखेंगे। तो यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसे हम कहते हैं टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर, सबसे पहले टाइफाइड फीवर का दूसरा नाम क्या है? तो टाइफाइड फीवर का दूसरा नाम है तो आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में देखेंगे। तो टाइफाइड फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज है। सबसे पहले टाइफाइड फीवर होता क्या है? तो टाइफाइड फीवर को एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं एंटेरिक फीवर। तो टाइफाइड फीवर को दूसरा नाम एंटेरिक फीवर है, यानी कि पेट का बुखार, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो टाइफाइड फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो टाइफाइड फीवर होता क्या है? तो टाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर, इट इज ए पोटेंशियली फेटल मल्टी सिस्टम इन्फेक्शन। मतलब ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो काफी सारे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो सकता है। प्रोड्यूस प्राइमरीली बाय साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी। यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था ऑर्गेनिज्म में, अगर हम देखेंगे तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नाम के ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होता है, और कुछ हद तक साल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी एंड सी इससे स्प्रेड होता है। तो टाइफाइड फीवर या फिर हम कह सकते हैं एंटेरिक फीवर, ये एक मल्टी सिस्टम डिजीज होता है, मल्टी सिस्टम इन्फेक्शन होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिज्म से, जिसे हम कहेंगे साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी और सी, इससे स्प्रेड होता है। दूसरा, टाइफाइड जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो टाइफाइड ऐसे जगह पे होता है जहां पे सैनिटाइजेशन नहीं हो ठीक से, यानी कि पुअर सैनिटाइजेशन हो, क्राउडिंग प्रेजेंट हो, यानी कि जहां पे बहुत गर्दी हो या हाइजीनिक फैसिलिटी ठीक से मेंटेन न किया हो, और सोशल चेयर्स हो, यानी कि जहां पे कंफ्यूजल स्टेट हो, लोग एक साथ काफी ज्यादा भीड़ में निकलते हो, ऐसे सब जगह पे टाइफाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। टाइफाइड फीवर में सिंपली अगर हम देखेंगे तो होता क्या है? तो टाइफाइड फीवर में इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इलनेस विद फीवर। मोस्ट प्रोबेबली हमें फीवर देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने मिलता है, और एब्डोमिनल पेन देखने मिलता है। तो एब्डोमिनल पेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम होता है फॉर टाइफाइड। तो टाइफाइड जिसे हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, यानी कि पेट का बुखार कहते हैं। तो इसमें क्या क्या देखने मिलता है? तो इसमें सबसे बेसिक है फीवर देखने मिलेगा, उसके साथ एब्डोमिनल पेन देखने मिलेगा, लेकिन टैकीकार्डिया न दिखते हुए हमें ब्रेडिकार्डिया ज्यादा देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे एसेंशियल फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला, टाइफाइड कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला एंटेरिका ऑर्गेनिज्म, मेनली साल्मोनेला टाइफी। तो जैसे कि ये टाइप का पेट का बुखार होता है, तो इसमें क्या होता है, टाइफाइड में कोलाइटिस प्रेजेंट होता है, यानी कि जो इंटेस्टाइन होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, उसका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं कोलाइटिस। टाइफाइड कोलाइटिस किससे होता है? तो होता है साल्मोनेला टाइफी से। दूसरा, साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो मोस्टली ह्यूमन बींग्स में ही होता है। किसमें होता है? ह्यूमन बींग्स में होता है। ये एक टाइप का फूड बॉर्न डिजीज है जो कि होता है इंजेक्शन करते से, मतलब कंटामिनेटेड फूड का अगर इंजेक्शन करते हैं हम, तो उससे टाइफाइड का बीमारी जो है वो होता है। तो ये एक टाइप का फूड बॉर्न डिजीज है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड। Salmonella penetrate through the small bowel epithelium after ingestion, enter the lymphoid tissue and disseminate in the lymphatic and hematogenous route. तो सबसे पहला क्या होता है, अगर कोई भी कंटामिनेटेड फूड हो वो हम इंजेस्ट करते हैं, तो इंजेस्ट करते हैं तो क्या होता है, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, स्टमक के थ्रू डिओडिनम में होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल बाउल एपिथेलियम में जाने के बाद क्या होता है, वहां पे लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, जैसे कि पियर्स पैचिस हुआ। तो पियर्स पैचिस जो सेल होते हैं वो इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, लेकिन साल्मोनेला इंजेस्ट करने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में लिम्फोइड टिश्यू में जाता है और वहां से क्या होता है, फैलना चालू होता है, डिसेमिनेट होता है, यानी कि फैलना चालू होता है लिम्फोइड टिश्यू में और ब्लड में, यानी कि वेस्क्यूलर सिस्टम में, दोनों जगह से वो स्प्रेड होके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली टाइफॉइड कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, ब्रेडिकार्डिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिंड्रोम लाइक एब्डोमिनल पेन। मोस्टली हमें फीवर, एब्डोमिनल पेन और ब्रेडिकार्डिया ये टाइफॉइड में देखने मिलता है। साल्मोनेला के बारे में अगर हम देखेंगे तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो प्रॉक्सिमल कोलोन, मतलब स्टार्टिंग का जो कोलोन का भाग होता है उसको ज्यादा इफेक्ट करता है और उसके अंदर बहुत कम चांसेस में हमें ब्लीडिंग में देखने मिलता है, यानी कि हीमोरेज या फिर ब्लड लॉस भी हमें देखने मिलता है। तो ये क्या होता है, फीचर्स होते हैं टाइफॉइड के। तो क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है कि कोलोइटिस डेवलप होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोन ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी वायरस। साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में ही होता है। ये एक टाइप का फूड बॉर्न डिजीज होता है जो स्प्रेड किया जाता है कंटामिनेटेड फूड से। इसमें क्या होता है, जब भी हम खाना या फिर साल्मोनेला इंजेस्ट करते हैं तो वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लिम्फोइड टिश्यू में जाता है और वहां से पूरे बॉडी में थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम और थ्रू वेस्क्यूलर सिस्टम पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये इफेक्ट करता है प्रॉक्सिमल कोलोन को, और इसमें बहुत कम केसेस में हमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे तो पता चलता है कि साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैसिलस होते हैं। मतलब इसको अगर स्ट्रेन किया जाए तो हम लोग लेबोरेटरी में स्ट्रेन करते हैं तो पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो जो स्ट्रेन को पकड़ के रखता है उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, लेकिन जो स्ट्रेन को पकड़ के नहीं रख पाता उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैसिला है। तो ये साल्मोनेला टाइफी एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैसिला है जो ट्रांसमिट किया जाता है फीकल ओरल रूट से, फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट किया जाता है। अगर एक पेशेंट है, जैसे मैं पेशेंट हूँ, मेरे को अगर टाइफाइड का बीमारी हुआ है, यानी कि मेरा जो साल्मोनेला टाइफी जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्ट प्रोबेबली कोलोन में रिसाइड करेगा, क्योंकि वहां पे लिम्फोइड टिश्यू में वो रिसाइड करता है। तो जब भी मैं मोशन पास करूंगा, मैं मोशन पास कर रहा हूँ कहीं पे, लेकिन कोई ऐसा जगह है जहां से मॉस्क्यूटोज या कंटामिनेटेड वाटर वही जगह से निकलता हो, तो उसमें भी फीकल की वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्रेड होता है मॉस्क्यूटो से, या फिर हम कह सकते हैं गंदा पानी से, पुअर हाइजीन की वजह से। और फिर अगर वो आगे जाके कोई दूसरा पर्सन इंजेस्ट करता है या उसको कोई और मॉस्क्यूटो काटता है तो उसे भी टाइफाइड होने का चांसेस है। तो ये फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है, यानी कि फीकल ओरल रूट से स्प्रेड होता है। एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैसिलस है और फीको ओरल रूट से स्प्रेड किया जाता है। Entry of this Salmonella typhi in the small bowel epithelium after ingestion appear to be mediated by cystic fibrosis transmembrane conductance regulator। ये एक टाइप का रेगुलेटर होता है जो रेगुलेट करता है सोडियम, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है बॉडी में वो मेंटेन करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंजेक्शन होने के बाद, साल्मोनेला के इंजेक्शन होने के बाद वो जाता है स्मॉल बॉवेल एपिथेलियम में, और वहां से क्या होता है, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर के थ्रू मीडिएट किया जाता है, काफी सारे जगह पे स्प्रेड किया जाता है। साल्मोनेला टाइफी प्रोलिफरेट इंट्रासेल्युलरली इन द सब म्यूकोजा in the second part of the Pierce patch, leading to the hypertrophy by the recruitment of mononuclear cells and lymphocytes।
तो मोस्टली क्या होता है, साल्मोनेला जो टाइफी होते हैं वो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इंटेस्टाइन के वॉल्स में लेयर होते हैं, तो उसमें से सब म्यूकोजा लेयर पे, यानी कि अगर हम देखेंगे तो अगर ये इंटेस्टाइन है तो इसमें ये वॉल्स के जो लेयर होते हैं, तो इसमें जो सेकेंड लेयर होता है जिसे हम कहते हैं सब म्यूकोजा, तो सब म्यूकोजा लेयर में वो प्लोरिफरेट करता है, फैलता है, और मोस्ट प्रोबेबली पियर्स पैच जो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्स अगर हम देखेंगे इसके, तो वॉल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पियर्स पैच, जो कि एक टाइप के लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, इम्यूनिटी के लिए काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो पियर्स पैच को वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होता है। जो वहां का हम कह सकते हैं लेयर होता है, उसमें हाइपरट्रॉफी डेवलप होता है, यानी कि इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन दी नंबर एंड साइज ऑफ दी सेल। तो हाइपरट्रॉफी क्या होता है, तो उधर का सूजन आता है, जैसे हम कहते हैं कि स्वेलिंग आता है, और साइज और नंबर सेल्स का जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मोनोन्यूक्लियर सेल एंड लिम्फोसाइट्स, यानी कि जब भी कोई चीज अफेक्ट करता है, कोई भी हमारे टिश्यूज पे कोई ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है, तो वहां पे हमारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। तो वहां पे आने की वजह से वहां पे स्वेलिंग जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। उसके 7 से 21 दिन के बाद क्या होता है, प्लोरिफिकेशन चालू होता है, वो आगे कई सारे ऑर्गन्स में स्प्रेड किया जाता है, बाइल में, और फिर वो जाके इलियाइक लिम्फोइड टिश्यू को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीवर, स्प्लीन, इन सब में हमें मोस्ट प्रोबेबली सूजन देखने को मिलता है। तो लीवर, स्प्लीन और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में स्प्रेड करता है लिम्फेटिक और ब्लड स्ट्रीम की वजह से। रेप्लिकेशन विद दी reticulo endothelial system is the hallmark of enteric fever and is responsible for prostration, generalized sepsis and hepatosplenomegaly. Most probably hepatosplenomegaly देखने मिलता है, प्रोस्ट्रेशन यानी कि वीकनेस देखने मिलता है, और सेप्सिस यानी कि इंफेक्शन देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली साल्मोनेला टाइफी का अभी इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो फीकल ओरल रूट से स्प्रेड किया जाता है। दूसरा, जैसे ही इंजेस्ट करते साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में आता है, तो वहां से वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोजा में, नहीं तो पियर्स पैचेस में स्प्रेड होने लगता है, जिसकी वजह से हमें कोलोन का हाइपरट्रॉफी देखने मिलता है, यानी कि कोलाइटिस देखने मिलता है। और वहां पे मोनोन्यूक्लियर सेल्स और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। मोस्टली 7 to 21 डेज के अंदर पूरे बॉडी में वो फैल जाता है। फैलने की वजह से लीवर, स्प्लीन और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है, और वहां पे इन्फ्लामेशन डेवलप करता है, यानी कि हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, उसके साथ साथ सेप्सिस, इन्फेक्शन डेवलप करता है, जनरलाइज्ड वीकनेस डेवलप करने लगता है। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने मिलेगा, तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला बेसिक चीज होगा फीवर, बुखार, एब्डोमिनल पेन और हिमेटोसीजिया। तो हिमेटोसीजिया क्या होता है, तो फ्रेश ब्लड निकलता है। फ्रेश ब्लड कहां से निकलता है, तो स्टूल में से फ्रेश ब्लड हमें देखने को मिलता है। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला फीवर, एब्डोमिनल पेन, और तीसरा होता है हिमेटोसीजिया, जिससे हम कहते हैं फ्रेश ब्लड फ्रॉम दी स्टूल। फर्स्ट वीक के इलनेस में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक अगर इन्फेक्टेड होगा टाइफॉइड के ऑर्गेनिज्म से, अगर ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट होता है, तो फर्स्ट वीक में हमें क्या देखने मिलता है, राइजिंग फीवर, स्टेप वाइज धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखता है फीवर, 98.7, 99, 99.2 ऐसा करके स्टेप लेडर में इंक्रीज पैटर्न में हमें देखने मिलता है विद चिल्स। थोड़ा सा ठंडी लगता है, लेकिन स्टेप लेडर वाइज फीवर हमें देखने को मिलता है।
मोस्ट प्रोबेबली राइगर्स हमें देखने को नहीं मिलते, बहुत रेयर केसेस में हमें देखने मिलता है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है टाइफॉइड का कि इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखे होंगे पेशेंट को, किसी को भी फीवर पेन होता है तो पेशेंट में कभी भी टैकीकार्डिया देखने मिलता है, फीवर की वजह से और पेन की वजह से। लेकिन टाइफॉइड बीमारी में क्या होता है, तो फीवर आना या फिर पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, दोनों में होते हुए भी इसमें टैकीकार्डिया न दिखते हुए यहाँ पे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हमें देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया देखने मिलता है, उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, तो पल्स टेम्परेचर डिसोसिएशन देखने मिलता है। यानी कि जैसे कि हम देखें काफी सारी बीमारी में कि पल्स बढ़ता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स बढ़ता है, टेम्परेचर कम रहता है तो पल्स नॉर्मल रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि जब भी जैसे टेम्परेचर बढ़े या पेन इंक्रीज हो, लेकिन इसमें पल्स रेट जो है वो डिक्रीज ही देखने मिलता है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया देखने मिलता है। तो इसे हम कहते हैं पल्स टेम्परेचर डिसोसिएशन, पल्स टेम्परेचर डिसोसिएशन। अगर डिजीज प्रोग्रेस करता है सेकेंड वीक में, तो सेकेंड वीक में क्या देखने मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने मिलेगा, उसके साथ साथ रो स्पॉट देखने मिलेगा। रो स्पॉट एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है टाइफॉइड का, या फिर हम कह सकते हैं टाइफॉइड फीवर का। तो मोस्ट प्रोबेबली हम अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो है, ये रेड रेड कलर के जो हम देख सकते हैं, ऐसे स्पॉट्स हमें ट्रंक पे देखने को मिलेंगे, तो इसे हम कहते हैं रो स्पॉट। तो सेकेंड वीक अगर हो गया होगा तो हमें मोस्ट प्रोबेबली एब्डोमिनल पेन, उसके साथ साथ रो स्पॉट देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो थर्ड वीक में हमें क्या देखने मिलेगा, थर्ड वीक में हिमेटोस्प्लीनोमेगैली देखने मिलेगा, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग देखने मिलेगा, परफोरेशन देखने मिलेगा ड्यू टू इलियोकेकल लिम्फेटिक हाइपरप्लेसिया ऑफ द पियर्स पैचेस टुगेदर विद सेकेंडरी बैक्टीरियमिया एंड पेरिटोनाइटिस। अगर इन्फेक्शन काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, अगर साल्मोनेला के ऑर्गेनिज्म ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं तो कोलोन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। लेकिन अगर बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो वॉल होता है या फिर हम कह सकते हैं जो लेयर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो रप्चर हो जाता है, वो फट जाता है, जिसे हम कहते हैं परफोरेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर हम कह सकते हैं परफोरेशन ऑफ कोलोन। तो ये क्यों होता है, क्योंकि पियर्स पैच में इंफेक्शन होने की वजह से वहां पे हाइपरप्लेसिया हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से वहां पे परफोरेशन होता है, वो जगह फट जाता है। फटने की वजह से वहां पे बैक्टीरियमिया और पेरिटोनाइटिस, मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से और पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमें परफोरेशन या फिर इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलता है। परफोरेशन इज 4 टाइम मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल। मोस्ट प्रोबेबली मेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं परफोरेशन के एज कंपेयर टू फीमेल। तो जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये इंटेस्टाइन का परफोरेशन है। तो टाइफॉइड की वजह से थर्ड वीक में इंटेस्टाइन का परफोरेशन होना, तो ये परफोरेशन हम देख सकते हैं कि ये होल हो गया है, इसकी वजह से अंदर से बाहर तक का फ्लूइड ट्रांसफर होता है। Chronic salmonella carriage is defined as excretion of the organism in stool or urine for greater than 12 months after acute infection। अगर एक एक्यूट स्टेज होता है, एक क्रॉनिक स्टेज होता है। एक्यूट स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो स्प्रेड कर सकता है बीमारी को, लेकिन पेशेंट के ठीक होने के बाद भी अगर साल्मोनेला जो वायरस या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिसाइड करते हैं कोलोन में, और थ्रू फीकल रूट या फिर थ्रू यूरिन या फीकल रूट से वो स्प्रेड करते हैं दूसरे हम कह सकते हैं दूसरे इंडिविजुअल में या दूसरे ह्यूमन बींग्स में, 12 महीने से अगर ज्यादा हो जाए ये स्प्रेड करते हुए, तो हम उसे कहते हैं क्रॉनिक साल्मोनेला कैरियज, यानी कि
वो पर्सन को तो बीमारी होके चले गया, या फिर वो पर्सन का इम्यूनिटी अच्छा है कि इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो एज ए कैरियर काम करता है। उससे वो जो बैक्टीरिया है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे ह्यूमन बीइंग में स्प्रेड होता है या ट्रांसमिट होता है। डायग्नोसिस अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस जैसे कि हमने देखा, क्लिनिकल फीचर्स ऊपर सबसे अच्छे से दिया है, फीवर, एब्डोमिनल पेन, ब्रेडिकार्डिया, हिपेटोस्प्लिनोमेगैली, उसके साथ साथ अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगा, स्टूल में से फ्लैश ब्लड जाता होगा, परफोरेशन होगा, तो ये सब क्लिनिकल साइंस है या क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। दूसरा, टाइफाइड फीवर में हम ब्लड और स्टूल का अगर कल्चर करेंगे तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि साल्मोनेला टाइफी है या नहीं है। और बोन मैरो कल्चर भी हम कर सकते हैं, काफी ज्यादा सेंसिटिव है, मोस्ट प्रोबेबली ये 5 दिन के बाद भी, एंटीबायोटिक थेरेपी के 5 दिन खत्म होने के बाद भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग में अगर हम देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा? सबसे पहले ल्यूकोपीनिया यानी कि WBC का जो काउंट होता है वो कम देखने मिलेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट का काउंट कम देखने मिलेगा। उसके साथ साथ कल्चर कहाँ से निकाल सकते हैं? ब्लड से, स्टूल से, यूरिन से, रो स्पॉट से, ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल प्लेटलेट फ्रैक्शन से, बोन मैरो से, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सिक्रीशन से। इतना सब जगह से हम कल्चर देख सकते हैं जिसमें साल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव आ सकता है। A positive culture of Salmonella typhi is obtained in 90% of patients if blood, bone marrow and intestinal secretions are performed. Most probably blood, bone marrow और intestinal secretions इन तीनों में से किसी चीज का अगर कल्चर किया हो तो मोस्ट प्रोबेबली 90% हमें साल्मोनेला टाइफॉइड के बारे में पता चल जाता है। Because almost all Salmonella typhi organisms in blood are associated with mononuclear cell platelet fraction, centrifugation of the blood and culture can reduce the time for isolation of the organism but does not increase the sensitivity. तो मोस्ट प्रोबेबली मोनोन्यूक्लियर सेल प्लेटलेट फ्रैक्शन है, इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। अगर हमें देखना ही है तो हम कल्चर के थ्रू अच्छे से देख सकते हैं। चिल्ड्रंस ऑल्सो हैव ए हाई इंसिडेंस ऑफ पॉजिटिव स्टूल कल्चर देन एडल्ट्स। मोस्ट प्रोबेबली स्टूल कल्चर जो है वो भी पॉजिटिव आता है चिल्ड्रंस में। द डिओडिनल स्ट्रिंग टेस्ट इज यूजफुल फॉर सैम्पलिंग द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बहुत ही रेयर केसेस में हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रिंग टेस्ट भी करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा? तो सबसे पहले एनलार्ज पियर्स पैचेस, जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो एनलार्ज देखने मिलेंगे, यानी कि कोलॉन जो होता है उसके लेयर्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पियर्स पैचेस, तो उसका क्या होगा? एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड लिम्फोइड टिश्यू इन द अपेंडिक्स and the ascending colon leading to the mucosal elevation along the axis of the ileum. Along the axis of the ileum मतलब एक्सिस में से ऐसे इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली कहाँ देखने मिलता है? तो अपेंडिक्स में देखने मिलता है और असेंडिंग कोलॉन में देखने मिलता है। Proximal colon shows multiple variable sites punch out ulcers with slight elevated margin. मोस्ट प्रोबेबली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये साइड पे, ये साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पंच आउट अल्सर है, यानी कि अगर हम ये स्किन देखेंगे साइड से, अगर हम स्किन देखते हैं साइड से तो क्या होता है कि स्किन का लेयर तो अच्छा होता है लेकिन एक जगह से थोड़ा सा डिप्रेशन होता है और यहाँ का जो स्किन होता है वो हल्का सा एलिवेटेड होता है। तो जैसे कि बॉक्सर में किसी ने पंच मारा हो वैसे पंच जैसा साइन हमें देखने को मिलता है, इसके लिए इस अल्सर को हम कहते हैं पंच आउट अल्सर। तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉक्सिमल कॉलॉन में हमें पंच आउट अल्सर देखने मिलता है, उसके साथ साथ उसके मार्जिन जो होते हैं वो थोड़े से एलिवेटेड देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ मे हैव एडिमेटस, हाइपरहेमिक म्यूकोजल पैचेस विथ हिमोरेजिक स्पॉट्स और शैलो इरोजन। हिमोरेजिक स्पॉट्स भी हमें देखने मिलते हैं।
उसके साथ साथ परफोरेशन भी देखने मिल सकता है। अगर परफोरेशन रहेगा या फिर हम कह सकते हैं रप्चर ऑफ दी वॉल्स, तो परफोरेशन भी देखने मिलेगा। लीवर में भी स्मॉल ग्रे सम नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। उसके साथ साथ स्प्लीनोमेगैली एंड लिम्फेडेनोपैथी देखने मिलता है। लीवर में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगा, लेकिन स्प्लीन जो होता है वो एनलार्ज देखने मिलेगा, और उसके साथ साथ लिम्फेडेनोपैथी देखने मिलेगा, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ दी लिम्फ नोड। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा, तो न्यूट्रोफिल्स देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे? न्यूट्रोफिल्स देखने मिलेंगे, हिस्टोसाइट्स देखने मिलेंगे, कुछ बैक्टीरियाज, न्यूक्लियर डेब्रिस, हीमोरेज देखने मिलेगा विद इन दी कोलोनल लैमिना। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, जो कि सोल्जर्स होते हैं हमारे बॉडी के, तो जाके वो कोलोन में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन वगैरह हमें देखने को मिलता है। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, तो मोस्ट प्रोबेबली साइनस हिस्टोसाइटोसिस दैट डिस्टॉर्स द नॉर्मल आर्किटेक्चर। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखेंगे तो ये हिस्टोसाइटोसिस होते हैं, जो कि एक टाइप के इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, जो तभी अटैक करते हैं जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली साइनस हिस्टोसाइटोसिस हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो लीवर में भी हिस्टोसाइट देखने मिलेंगे, और टाइफॉइड नोड्यूल्स भी प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पे? तो बोन मैरो में प्रेजेंट रहेगा, और लिम्फ नोड में भी प्रेजेंट रहेगा। इसके साथ अगर हम ट्रीटमेंट का ऑप्शन देखेंगे तो ट्रीटमेंट में क्या देखने को मिलेगा, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक थेरेपी देने पड़ेंगे फॉर टाइफॉइड फीवर आफ्टर द कंफर्मेटरी ऑफ द लेबोरेटरी टेस्टिंग। लेबोरेटरी टेस्टिंग के कंफर्म होने के बाद ही हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सेफ्ट्रिएक्सोन, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, मोस्ट प्रोबेबली ये रिकमेंड किया जाता है ये दो ड्रग्स, सेफ्ट्रिएक्सोन और सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। उसके साथ साथ थर्ड जनरेशन फ्लूरोक्यूनियोलोन्स भी हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें अभी भी रेजिस्टेंस, कुछ जगह पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। पहले हम क्लोरेमफेनिक्योल, ट्राइमिथोप्राइम, सल्फामिथाओक्साजोल, सिफेलोस्पोरिन, फर्स्ट जनरेशन फ्लूरोक्यूनियोलोन्स, ये सब यूज करते थे, लेकिन इसमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस आने की वजह से अभी हम लोग सेफ्ट्रिएक्सोन और सिप्रोफ्लॉक्सेसिन मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं। अगर इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाता है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एब्डोमेन ओपन करके उसका ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कि सर्जरी करना पड़ता है अगर किसी भी तरह का इंटेस्टिनल परफोरेशन हुआ हो तो। उसके साथ साथ सिलेक्टिव एंजियोग्राफी एंड प्लेटिनियम कॉइल एम्बोलाइजेशन इज यूज्ड फॉर सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हीमरेज। अगर किसी टाइप का हीमरेज होता है तो हम क्या करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एंजियोग्राफी करते हैं और प्लेटिनियम कॉइल एम्बोलाइजेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लेटिनियम कॉइल होता है, इसको एम्बोलाइज करते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का हीमोरेज जो होता है वो स्टॉप किया जाता है, ब्लड लॉस को स्टॉप किया जाता है। तो इस तरह से हम मोस्ट प्रोबेबली एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, और अगर कंडीशन खराब होगा, परफोरेशन होगा, हीमरेज होगा, तो उसमें सर्जरी एडवाइस किया जाता है।